मैं सर्वप्रथम सरस्वती माँ के चरणों में नमन करते हुए इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूँ। मैंने प्रीवियस लेक्चर में स्थिर विद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की का फर्स्ट चैप्टर विद्युत क्षेत्र में लेक्चर नंबर 22 में कुछ न्यूमेरिकल्स करा रहा था और उन्हीं न्यूमेरिकल्सों को आगे बढ़ाते हुए लेक्चर नंबर 23 स्टार्ट होता है जिसमें न्यूमेरिकल नंबर 5। ठीक है ना। तो देखो ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। दो समरूप गोले चालक B व C समान रूप से आवेशित हैं, उनके मध्य F बल लगता है, इनको कुछ दूरी पर रखा जाता है। ठीक है ना। अब तीसरा गोला अनावेशित है और समरूप है। पहले ये B के संपर्क में फिर C के संपर्क में लाकर अलग अलग कर दिया जाता है। तो B और C के मध्य नवीन प्रतिकर्षण बल ज्ञात करें। राइट। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों को ढंग से पढ़ा जाए, उसके बाद अब देखो उसको समझा जाए। तो देखो इसमें दो पार्ट हैं, तो दो पार्टों में जब क्वेश्चन होता है तो सबसे पहले उसमें केसेस डिवाइड कर लिया करो, और केसों में डिवाइड करके बहुत आसानी हो जाती है उस क्वेश्चन को करने में। ठीक। तो देखें केस फर्स्ट, बहुत शानदार क्वेश्चन है। दो समरूप गोले हैं, ये दो चालक गोले ले लिए, एक B है और दूसरा कौन सा है C। राइट। इनके बीच की डिस्टेंस हम मान लेते हैं स्मॉल r है। राइट। दोनों पर समान रूप से आवेशित हैं। इस लाइन को अंडरलाइन कर लें, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, समान रूप से आवेशित हैं। इसका मींस दोनों पर आवेश कैसा हुआ, एक समान हुआ। राइट। समान आवेश नेचर का है, समान प्रकृति का आवेश है। कौन सा फोर्स लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं F प्रतिकर्षण के कूलाम के नियम से Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है ना। Q1 Q2 की वैल्यू सेम है तो Q स्क्वायर हो जाएगा, ये लिख दिया। अब देखें फिर क्या कह रहा है। तीसरा गोला लेके आए अपन, ध्यान देना भैया। तीसरा गोला है समरूप है, ये तीसरा गोला है, इसको मैं A मान लेता हूं। राइट। अच्छा, जब मैं इसको इससे टच कराऊंगा तो आपको मैंने पढ़ाया था एक शब्द याद हो, चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन। राइट। ध्यान देना, चालन द्वारा आवेशन में क्या होता है, दोनों गोलों को जब संपर्क में लाते हैं तो संपर्क में लाने से आवेश का वितरण हो जाता है उनकी धारिताओं के समानुपात रूप में। क्लियर। इसके लिए आपको क्या करना है, समानुपात रूप में होगा तो दोनों देखो कैसे आकृति के हैं, समान आकार के हैं। साफ कह रहा है वो समरूप, तो बराबर बराबर आवेश आ जाएगा। तो अब B पर कितना बचा, देखो ये केस, वही B गोला। अब तो यहां पे अपन क्या डालोगे बताओ, केस सेकंड। तो B पर जब इसको इससे मैं टच कराऊंगा तो आधा आधा जाएगा, क्योंकि आकार दोनों का समान है, तो Q/2। क्लियर। अब क्या कर रहा है, अब इसको इससे टच कराए तो इस पर कितना रह गया, Q/2। अब इसको इससे टच करते हैं और आधा हो जाता है, तो दोनों पहले क्या करेंगे, जुड़ेंगे और उसका आधा करना है। तो देखें आपको इधर एक रफ वर्क कर लेते हैं, Q प्लस Q/2। पहले तो इनको जोड़ो, आप जोड़ा तो हमको कितना आया, 3Q/2 हो गया। देख लो आप एलसीएम लेके, 3Q/2। राइट। अब जब इनको, अच्छा दोनों टच हैं तो कितना चार्ज है दोनों पर मिलाकर के, A गोला, ध्यान देना, और C गोला, दोनों पर मिलकर के चार्ज है हमारा 3Q/2। ठीक, कोई डाउट नहीं। जब मैं इनको अलग करूंगा तो दोनों पर आधा आधा आवेश आ जाएगा। अब आधा करते हैं तो A गोले पर
और सी गोले पर कितना हो गया इसका आधा 3q/4, राइट। तो तीसरा गोला मैंने रख दिया सी और इस पर चार्ज बोले 3q/4। डिस्टेंस बराबर है। अब देखो अब कौन सा नियम लगाना है, वही कूलाम का नियम। तो लिख सकते हो आप कूलाम के नियम से। अब कूलाम का नियम लगाएं तो अलग फोर्स लगेगा, वो फोर्स तो रहेगा नहीं, अब फोर्स का बदल गया परिमाण। नेचर तो सेम है कि समान पॉजिटिव पॉजिटिव है। एफ डैश के q1 की वैल्यू बोलो q/2, q2 की वैल्यू बोलो 3q/4। डिस्टेंस बराबर है r²। मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो गया 3q/3/8 के q²/r²। एफ डैश इक्वेशन सेकंड, राइट। अब देखो दोनों को कंपेयर करना है। क्या पूछ रहा है, बी व सी के मध्य नवीन प्रतिकर्षण बल बताएं। कंपेयर किससे, पहले से। तो आप क्या करोगे, समीकरण 2 डिवाइड बाई समीकरण 1, राइट। समीकरण 2 देखें, एफ डैश अपॉन एफ, इसमें इसका भाग देंगे तो ये एफ की इक्वल हो गया। तो कितना बचा भैया 3/8 ये आ गया, या एफ डैश इक्वल टू 3/8 है। तो देखो जो नवीन बल होगा, जो नया बल मेरा होगा प्रतिकर्षण बल, वो पहले बल से कितना गुना होगा 3/8 गुना, राइट। कोई डाउट नहीं है, क्लियर। इसको नोट करें आप लोग। हाँ देखें न्यूमेरिकल नंबर 7, विद्युत आवेश Q को दो बराबर भागों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, Q1 व Q2 में विभक्त करके परस्पर r दूरी पर रखा गया है। तो सबसे पहले आप ध्यान दें कि इसमें क्या क्या दे रखा है, उसको नोट करें। तो देखो डायग्राम बनाएं सबसे पहले, बहुत आसान हो जाता है डायग्राम के द्वारा, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखा करो आप। और फिजिक्स हमेशा देखो कॉन्सेप्ट के ऊपर चलती है। अगर आपकी थ्योरी बहुत शानदार है, आपने प्रीवियस लेक्चर मेरे सारे पढ़ रखे हैं सिस्टम से, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए 101%, ठीक। देखो पहला आवेश है मेरा Q1 और दूसरा आवेश रखा है यहां पर Q2, परस्पर r दूरी पर रखे हैं, r दूरी पर रखे गए हैं, ये साफ साफ कह रहा है वो। तो दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल, राइट बात है, दोनों का नेचर समान है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। लेकिन इसकी ये बात ध्यान रखना, और विशेष इस बात को बायो वाले स्टूडेंट ध्यान रखें, बायो वाले, क्यों मैथ्स में तो ये बार बार हम पढ़ते रहते हैं, एक प्रश्नावली भी है, एक चैप्टर है पूरा मैथ्स में, लेकिन बायो वाले इस बात को ध्यान रखेंगे। चला मैं बता भी दूंगा इस चीज को, ठीक है ना। दो आवेश हैं और Q को दो बराबर भागों में, तो देखो Q की जो वैल्यू है यहां दे रखा है, दिया है, गिवन दैट क्या है भैया, Q इक्वल टू, Q बराबर दे रखा है Q1 प्लस Q2, ये है। तो अधिकतम होने की शर्त, जब फोर्स का मान मैक्सिमम हो, उसकी वो क्या पूछ रहा है, कंडीशन पूछ रहा है, शर्त पूछ रहा है उसकी, आसानी से हो जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अच्छा हम इस बात को अच्छी तरीका से जानते भी हैं कि जब दो आवेश हो तो कौन सा फोर्स लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। कौन से नियम से ज्ञात करते हैं, कूलाम के नियम से, राइट बात। तो कूलाम के नियम से लिख लें, कूलाम के नियम से। तो देखें F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन r²। अच्छा एक बात जरा देखना, r इसमें निश्चित है, निश्चित है, बिल्कुल नियत है, फिक्स है, ये चेंज नहीं हो रही है। मैं लिख देता हूं पहले,
ठीक है ना। आर क्या है मेरी यहां, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी फिक्स है, नियत है, यहां कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है, वेरी नहीं कर रही है, राइट। तो देखें इसमें वैल्यू पुट कर दें जरा, एफ के Q1 Q2 की वैल्यू देखें आप यहां से, तो Q2 इक्वल टू क्या आएगा बताओ, Q माइनस Q1 अपॉन R स्क्वायर। इसको जरा सॉल्व करें, K मल्टीप्लाई करो K Q1, ठीक है ना, माइनस Q1 स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। देखो हर क्वेश्चन में मैं इस बात को रिपीट करता हूं, कुछ नहीं कहा जाए तो आप क्या मानोगे, दोनों आवेशों को रखे हुए हवा या निर्वात में, और हवा निर्वात के लिए आप जानते हो K की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, राइट। इसलिए ज्यादा टिपिकल ना हो, एक छोटे से टर्म में मैं लिख दूं, इसलिए मैं K को ही लिख देता हूं, उस वैल्यू को नहीं लिखता, ठीक है ना। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एग्जामिनर जानते हैं सब, ठीक है ना। आप ऐसे भी लिख दोगे और तो अच्छी बात है, ठीक है ना। अब सुने, अब वो कह रहा है बल के अधिकतम होने की शर्त, ये एक मैथमेटिक्स का टर्म है, मैं अभी बात कर रहा था, और मैथमेटिक्स में अवकलन एक शब्द है, अवकलन। तो 11th क्लास में हमने आपको पढ़ाया भी है, जीरो चैप्टर में है अवकलन, समाकलन, वहां पे मैंने फॉर्मूले भी लिखा रखे हैं, और वहां पर एक लाइन है कि अधिकतम और न्यूनतम होने की शर्त के लिए उस राशि का प्रथम अवकलन शून्य होना चाहिए, ठीक है ना। उस राशि का अधिकतम होने की शर्त, अधिकतम या न्यूनतम होने की शर्त के लिए उसका प्रथम अवकलन क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। इस बात को आप ध्यान रखें। तो मैं यहां लिख सकता हूं बेटा, अधिकतम या न्यूनतम, अधिकतम या न्यूनतम के लिए उस राशि का प्रथम अवकलन, अवकलन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इस बात को विशेष ध्यान रखें सभी बच्चे, राइट। अच्छा, प्रथम अवकलन शून्य होना चाहिए। अवकलन किस, अवकलन को किससे दर्शाते हैं अपन, डी बाई, जिसके सापेक्ष कर रहे हो आप, ठीक है ना। अब किसके सापेक्ष कर रहे हैं, बल का, बल का किसके सापेक्ष। अब ध्यान रखें आप, यहां पर जरा आप इस बात को देखें कि आपको किसके सापेक्ष यहां करना है। तो हमारी राशि क्वांटिटी तो ये है ना, ये क्वांटिटी आई है, ये फॉर्मूला आया है। तो जरा देखिए आप, हमेशा अवकलन एक चर राशि के साथ होता है, चर वेरिएबल क्वांटिटी के साथ, जो चेंज होती रहती है उसके साथ अवकलन करते हैं हमेशा। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि कांस्टेंट राशि के साथ अवकलन तो 0 होगा उसका। अच्छा, हमेशा यहां पर जो आएगा, जो संकारक होगा, ऑपरेटर होगा, वो कैसा राशि होनी चाहिए, चर राशि होनी चाहिए, राइट। अब देखो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें चर राशि छांटे आप। देखो Q फिक्स है, दोनों का योग Q के बराबर है, राइट। K फिक्स है 9 × 10 की पावर 9, और ये मैं पहले लिख चुका हूं आपके सामने, ये सारी राशि फिक्स है। तो बचा कौन, इसमें बचा कौन बताओ, Q1 बचा। तो नीचे क्या आ जाएगा, Q1, राइट। अच्छा, आप देखें इसका प्रथम अवकलन क्या होना चाहिए, 0। इस वैल्यू को इसमें रख दें आप, तो d/dq1 इक्वल टू ए, तो d/, चाहे आप ऐसे लिख लो इसको, इतना मत बढ़ाओ, d/dq1 क्या हो जाएगा, इस वैल्यू को पुट कर दें आप, कि Q1 माइनस Q1 स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट। अब देखें कांस्टेंट राशि को जरा बाहर निकाल लें, तो जरा कांस्टेंट राशि कौन कौन सी है, K भी कांस्टेंट है और आपकी R स्क्वायर भी कांस्टेंट है।
ठीक है भैया। तो ये आगे k/r²। अब बचता क्या है, d/dq1 q1 माइनस q1², ठीक है ना, और इक्वल टू 0। अच्छा एक ध्यान रखना, एक मैंने फॉर्मूला आपको बता रखा है, जैसे dx/dx का अवकलन क्या होगा 1, dx²/dx का अवकलन क्या होगा बताओ 2। देखो इस फॉर्मूला है, आपको मैं फॉर्मूला बता देता हूं, x की पावर n, दिख रहा है ना सभी को, और बड़ा लिखूं, लो भैया इसको इधर लिख देता हूं, कोई डाउट तो नहीं है। लो क्या आएगा, dy/dx और x की पावर n का होता है nx n-1, ध्यान रखना, राइट। ddx का क्या हुआ 1, ठीक है ना, और इसका क्या होगा ddx x की पावर n इक्वल टू क्या होता है nx n-1। बेटा मेरा ज्यादा यहां पर जो लगाव है वो बायो वाले स्टूडेंटों से है, वैसे मैथ वालों से तो है ही है, बायो वालों से क्यों है, क्यों यहाँ पे ये बायो में ये आते नहीं है ना, मैथ्स वाले तो मैथ्स में पढ़ लेते हैं बेटा, तो ये ध्यान रखना यहाँ पे, राइट। n ये अगर कोई कांस्टेंट राशि है उसको भी लिखा जाता है, मैंने आपको बता रखा है। इसको देखने के लिए आप 11th के लेक्चर देखें, आप मेरा पहला 11th का पहला लेक्चर देखें तो उसमें आपको सब समझ में आ जाएगी। तो इसका अपन अवकलन करें जरा, तो देखो इसका मैं डिवाइडेशन इधर 0 में करता हूं तो 0 गायब। अच्छा यहां पे q1 के सापेक्ष क्या आएगा भाई, खाली q, कांस्टेंट है ना, q1 dq1/dq1 1 हो गया, माइनस, अब देखिए जरा पावर कितनी है 2, तो पहले पावर आएगी 2, अब फिर क्या आएगा राशि q1 n-1, 2 - 1 = 0, तो ये क्या आया q - 2q1 = 0, ठीक है ना। अब जरा यहां देखें आप इसको, तो क्या हो गया बेटा, पक्षांतरण कर लें, पल्ली तरफ गया प्लस का हो गया, 2q1 = q और q1 = q/2, और ये तो आना ही था, जनरली हमको पता था ये आंसर। हाँ अब देखें जब q1 की वैल्यू इतनी आ गई q/2, ठीक है ना, जब ये q/2 है और दोनों का योग q के बराबर है, देखो आप यहां से, तो ये भी क्या होगा q/2 ही होगा, उधर से भी, ठीक है ना बेटा। तो यहां बीचों बीच ये स्थिति उत्पन्न होगी, तो q इसी प्रकार लिख सकते हैं आप, इसी प्रकार से q2 = q/2, नेचर पॉजिटिव, ठीक भैया। मैं आशा करता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट क्लास। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप बता दिया करो, ठीक है ना, नोट करें। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बीच का अभी मैंने कराया था आपको से 8, 9 ये मैं आपको करा चुका हूं, ठीक है ना, लेक्चर नंबर 22 में करा चुका हूं, ठीक है ना। अब देखो न्यू क्वेश्चन है ये 10 नंबर का, किसी निकाय में 2 आवेश, बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो देखो दोनों आवेशों का परिमाण सेम है, नेचर डिफरेंट है, राइट। डिस्टेंस देखें, देखो इसमें तीनों निर्देशांक अपन को शो करने हैं, तो विद्युत ध्रुव आघूर्ण की वैल्यू ज्ञात करें आप, ठीक है ना। तो ध्यान दें जरा, आपको पहले निर्देशांक पद्धति यूज में लेनी होगी, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, x y z तीनों अक्ष आप शो कर लें इस पर, ठीक है ना। आपको पता है तीनों एक दूसरे के कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं, तो आप इसको ऐसे में दर्शा रहा हूं, इसको x अक्ष ले रहा हूं, x अक्ष, ये y अक्ष, और ये हो गया हमारा z अक्ष, राइट। अब देखिए ये ओरिजिन है, मूल बिंदु, ठीक। अब देखो ये प्लस z अक्ष हुआ, तो ये कौन सा होगा बताओ, माइनस z अक्ष। ये कौन सा होगा, माइनस y अक्ष। और ये कैसे होगा, ये x अक्ष ऐसे है तो माइनस x कैसे होगा, ऐसे होगा अंदर की ओर, कोई डाउट वाली बात नहीं है,
ठीक है ना, क्लियर। अब जरा देखें इसको, इसके निर्देशांकों को इस पर शो करें। देखो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू देखो यहां पे मैं और लिख देता हूं x y z, x y z, x y के निर्देशांक को 0 0 हैं, तो मुझे लिखने किसके हैं, z के। तो पहले माइनस z की ओर जाना है, यहां पर आ गया मैं, ये लो, और ये यहां से यहां तक लिख लें आप 0,0, माइनस 15 सेंटीमीटर। ऐसे जितना नीचे आए उतने ही ऊपर भैया, और ये भी लिख दिया मैंने 0,0,15 सेंटीमीटर। राइट, मैं समझता हूं कि आपको कोई डाउट नहीं है इसमें। अब देखो, अब बीच की दूरी, अपन को तो ये बीच की डिस्टेंस लेनी है, ये ध्यान से समझना भैया, बिल्कुल क्लियर कर दिया मैंने, आप बिल्कुल रास्ता साफ है। तो बताओ बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 15 और 15, ठीक है ना। हालांकि क्या होगा, 15 और 15 कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर हो गई। 30 सेंटीमीटर किसकी वैल्यू हो गई है, 2a की वैल्यू। 2a तो लेते हैं तो आसानी से विद्युत ध्रुवाघूर्ण निकल आएगा। तो P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2a। तो P Q की वैल्यू बोले, परिमाण लिया जाता है खाली, तो 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7। 2a की वैल्यू 30 सेंटीमीटर है भैया, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 10 की पावर माइनस 2। तो P इक्वल टू, मल्टीप्लाई करें जरा, 25 75, ठीक है ना, और ये आ गया बेटा एक संख्या में दशमलव कट हो गया, 10 की पावर माइनस 9। तो P इक्वल टू हो गया 75 इंटू 10 की पावर माइनस 9 कूलम इंटू मीटर। ये सेंटीमीटर नहीं है, जरा ध्यान रखना, खतरा है यहाँ, खतरा है। ओके, हाँ सेंटीमीटर समझ ले बच्चे, ये क्या है, एक बार बोले जरा इसको, कूलम इंटू मीटर। राइट, ओके, नोट करें। देखो एग्जाम वो न्यूमेरिकल नंबर 11, ये 11 है, अभी 10 कराया था मैंने आपको, बहुत शानदार है, शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है ना, हिंदी थोड़ी ज्यादा थी, आपकी समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। और हालांकि क्वेश्चन को और आप अपनी बुक में भी देख लें, डिट्टो ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। 4 इंटू, इसलिए लिख रहा हूं कि आपके पास अगर बुक नहीं आई हो तो आप बुक भी खरीद लें, मार्केट में अवेलेबल है। 4 इंटू 10 की पावर माइनस 9 कूलम इंटू मीटर आघूर्ण। तो ये क्या दे रखा है, जरा देखें आप इसे, P की वैल्यू दे रखी है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 9 कूलम इंटू मीटर। न्यूटन अपॉन कूलम किसका मात्रक है, विद्युत क्षेत्र का। तो E बराबर देखें 5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन अपॉन कूलम। एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री के कोण पर रखा हुआ है, तो टॉ की वैल्यू फाइंड करें। बहुत इजी है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखो बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला अपन को पता है, टॉ बराबर पीई साइन थीटा। तो P की वैल्यू जरा रख दें इसमें, पुट द वैल्यू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 9, E की वैल्यू 5 इंटू 10 की पावर 4 और साइन 30, तो 5 चौका 20, ठीक है ना, इंटू 10 की पावर कितना बचा, माइनस 5 इंटू 1/2, 2 से साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये गया बेटा हमारा 10 बार। तो टॉ इक्वल टू क्या आ गया बोलो, 10 इंटू 10 की पावर माइनस 5। आपको मात्रक पता होगा, न्यूटन इंटू मीटर। राइट, कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है ना, नोट करें। देखें ये इसका लास्ट न्यूमेरिकल है, ठीक है ना, बड़ा शानदार न्यूमेरिकल है, जरा ध्यान रखें इसको। ऐसे क्वेश्चन आपको काफी देखने को मिलेंगे, सेकंड फिजिक्स में भी और फर्स्ट फिजिक्स में भी काफी सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। इसको जरा पूरे मन लगा करके ध्यान दें। तो देखो भैया, पहले देखें आप जरा इसको, क्या दे रखा है, एक समान विद्युत क्षेत्र दे रखा है। तो सबसे पहले लिख लें दिया है, ठीक है ना। तो E समान, एक समान है,
ये पूरे क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है। अब देखो ये तीनों कणों के बारे में चर्चाएं करें आप। तीनों कैसे कण हैं हमारे? आवेशित। तीनों कण हमारे प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और एल्फा कण, तीनों के तीनों हमारे कैसे हैं? आवेशित हैं। ये जरा आप ध्यान रखें यहां पर, ठीक है ना भैया? आवेशित हैं तो हम जान चुके हैं और पढ़ चुके हैं कि जब आवेश होगा तो वहां पर क्या होगा? 100% मास भी होगा, द्रव्यमान भी होगा, क्योंकि आवेश बिना द्रव्यमान के संभव नहीं है। तो देखो इनके त्वरणों का अनुपात ज्ञात करें तो इस पर विद्युत बल लगेगा। तो विद्युत बल का सूत्र क्या होता है? विद्युत बल F बराबर QE। क्यों लगा? क्योंकि ये कण आवेशित हैं। और मैंने अभी अभी बोला आपसे, कण जब आवेशित हो, कण कैसे हो? आवेशित। तो आवेश बिना द्रव्यमान के संभव नहीं है, तो इस पर क्या लगेगा? विद्युत। अच्छा, इस पर और क्या लगेगा? बल लगेगा न्यूटन की गति के दूसरे नियम से, ठीक है ना? दूसरा नियम F बराबर क्या होता है? ma इक्वल टू QE। देखो आपको त्वरण मिलने वाला है, E इसमें एक समान है तो A इक्वल टू आ गया QE अपॉन M। ठीक है ना भैया? कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है ना? अच्छा, अब देखो एक एक कण के लिए ले लें। सबसे पहले ले लें आप नंबर 1 प्रोटॉन के लिए। अच्छा जरा आप ध्यान दें, सेकेंड लेक्चर को देखना मेरे को। प्रोटॉन को अपन कैसे दर्शाते हैं? 1h1। इसमें आवेश कितना है? 1 प्रोटॉन के बराबर। तो मैं जरा इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, AP इक्वल टू कैसे? आवेश की 1 प्रोटॉन के बराबर हो गया, विद्युत क्षेत्र समान है और द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर, ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा? MP, समीकरण नंबर 1। कोई डाउट वाली बात नहीं है, क्लियर? अच्छा अब देखो नंबर 2 किसके लिए? ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन को जरा आप देखें कैसे लिखते हैं? 1s2 से। ड्यूट्रॉन के लिए देखें जरा, तो ड्यूट्रॉन के लिए मेरे भैया वो देखेंगे तो कैसे होगा? वही AP, तो यहां क्या लिख देंगे? AD, ड्यूट्रॉन D, ठीक है ना? कैसे दर्शाते हैं? 1s2 से। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन के समस्थानिक। आवेश देखें वही E, विद्युत क्षेत्र तो एक समान है, दे रखा है, तो इसको तो चेंज होगा ही नहीं। मास देखें, द्रव्यमान कितना होगा भैया? कितना होता है? 2 प्रोटॉन के द्रव्यमान का दोगुना, 2mp। तो यहां क्या लिख देंगे? 2mp। इक्वेशन 2। कोई डाउट वाली बात नहीं है, समझ में आ रहा है ना? झक्कास, अरे वाह। अब देखो थर्ड पॉइंट मेरा किसके लिए? एल्फा कण। एल्फा कण के लिए बहुत इंटरेस्टेड फिजिक्स है हमारी फर्स्ट, ध्यान रखना आप लोग। एल्फा कण को जरा देखें यहां कैसे लिखते हैं? 2He4, ठीक है ना? हीलियम नाभिक पढ़ा दिया है आपको। अब जरा इसको देखें, ये एल्फा आवेश देखें 2 प्रोटॉन के बराबर, 2E कैपिटल E अपॉन मास द्रव्यमान, प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना, 4mp। इसको कैंसिल आउट कर लीजिएगा, 1/2 E अपॉन mp। इक्वेशन 3। अब हम क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? अकॉर्डिंग टू प्रश्नानुसार क्या किसका रेशो पूछ रहा है? AP प्रोटॉन का, ड्यूट्रॉन का और एल्फा कण का। तो जरा देखें इसकी वैल्यू रख दें आप। तो देखो आप ये रेशो तो आप यहीं देख लें जरा इसको। E सब में है, कॉमन है, तो अनुपात में लिखते तो कट जाएंगे सभी। तो क्या बचता है यहाँ? 1, वहां पर क्या बचेगा? 1/2 अनुपात 1/2। ये इसका आंसर होता है।
ठीक है, जरा आप ऐसे लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। 2 का मैं डिवाइड इनटू कर दूं, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से, तो क्या आता है एपी अनुपात एडी अनुपात ए अल्फा इक्वल टू क्या आता है बताओ 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं अनुपात 1 अनुपात ए, ये इसका आंसर। क्लियर? तो बेटा आज यहीं तक मैं इन क्वेश्चनों को कराता हूं, कुछ क्वेश्चन और रह गए उनको मैं लेक्चर नंबर 24 में फिनिश करा दूंगा, ठीक है ना। इनकी बार बार प्रैक्टिस करें, बहुत मैं आशा करता हूं कि बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा आपके में। ठीक, धन्यवाद।